ओके, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग पाइथन फ्रॉम दिस वीडियो। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो ये पहला वीडियो है जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि पाइथन और वी एस कोड कैसे इंस्टॉल करना है। वी एस कोड क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। वी एस कोड एक सिर्फ कोड एडिटर है पाइथन के लिए। जैसे कि हम पाइथन का कोड चाहे तो हम टेक्स्ट एडिटर में भी लिख सकते हैं। जैसे एक नोटपैड की फाइल होगी, उसमें भी हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं। मगर पाइथन का कोड लिखने के लिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप नोटपैड पर लिखो। इससे बेटर है कि आप एक आईडी सेलेक्ट करो या फिर एक कोड एडिटर सेलेक्ट करो। अब देखो, ये आईडी और कोड एडिटर है ना, वो थोड़ी सी अलग चीज़ें होती है। जैसे कि एक आईडी हो गया, एक आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें सारी चीज़ें पाइथन के लिए जो होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है वो उसमें ही होती है, उस एक सॉफ्टवेयर में ही होती है। और एक कोड एडिटर क्या होगा, कोड एडिटर में हम खाली पाइथन का कोड लिख पाएंगे, उसको इंटरप्रेट हमको अलग से करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट इज़ रिकमेंडेड, देखो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कि आपको क्या प्रेफर करना चाहिए। देखो, जो आईडी होती है ना, वो थोड़ी हेवी वेट होती है, मतलब थोड़ा ज़्यादा उसमें चीज़ें मतलब ऐड करी हुई होती है, तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है बिगिनर्स के लिए। हाँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो पाइथन के साथ, सो आई वुड रिकमेंड कि गो विद वी एस कोड। अब वी एस कोड इंस्टॉल कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप जाओ गूगल पर और लिखो डाउनलोड वी एस कोड। आपको याद रखना है कि आपको विजुअल स्टूडियो को नहीं डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो को नहीं डाउनलोड करना है। विजुअल स्टूडियो अगर आप डाउनलोड डालोगे, सो ये नहीं डाउनलोड करना है आपको यही डाउनलोड करना है code.visualstudio.com पर। बिकॉज विजुअल स्टूडियो अलग है और विजुअल स्टूडियो कोड अलग चीज़ है, ठीक है, ये बात समझ लेना। और डिपेंडिंग अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेलेक्ट करना। मेरा विंडोज़ 11 है तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड इट विल टेक सम टाइम। जनरली ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल कर देता हूँ। सो पाइथन अगर हम करेंगे तो python.org के वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है पाइथन का लेटेस्ट वर्जन विच इज़ 3.12.4। ये भी डाउनलोड पर लगा देंगे। सो पाइथन इज़ अराउंड 25 MB और वी एस कोड जो है अपना वो अराउंड 94 MB के आसपास का है। तो पाइथन का एक exe फाइल अपने पास डाउनलोड होकर आ गया है, तो उसको ना हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर आप देखना @python.exe to path, इसको ज़रूर टिक कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। सो वंस यू इंस्टॉल, तो ये परमिशन मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर के, आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये इनिशियलाइजिंग कर रहा है और इनिशियलाइज करके फटाक से इंस्टॉल भी कर देगा, इट वोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। सो साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, अराउंड 50 MB के आसपास हो गया और ये भी इनिशियलाइज हो रहा है। ओके, सो लेट इट डाउनलोड फर्स्ट। ओके, सो एज यू कैन सी कि अपना पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है कि आपके सिस्टम पर पाइथन इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखो, इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना और उसके अंदर लिख देना, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, हाइफन वर्जन आप करोगे तो आपको पाइथन का वर्जन मिल जाएगा, दैट इज़ 3.12.4 जो भी अपने हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ओके, सो वंस वी इंस्टॉल, तो अपना वी एस कोड भी इंस्टॉल मतलब डाउनलोड हो गया होगा, हम उसको इंस्टॉलेशन पर लगा देते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन पर भी ना आप थोड़ी सी चीज़ें हैं ना वो याद रखना कि क्या करना है। मैं यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, यस करूँगा उसको, नेक्स्ट। और ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम टिक कर देंगे। तो क्या होगा कि राइट क्लिक हम जैसे ही करेंगे ना, तो अपने पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि उसी फोल्डर को वी एस कोड के अंदर ओपन करना है या फिर नहीं करना है। तो ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल और इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा इसका जल्दी ही। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया और इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं।
और अभी के लिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो ये दोनों इंस्टॉल हो गए, VS कोड और पाइथन। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। इस वीडियो में ना हम पहला पाइथन का जो पहला प्रोग्राम होता है ना वो लिखना सीखेंगे। मतलब अभी मैं क्या करूँगा, ये पाइथन नाम का एक मैंने एम्प्टी फोल्डर बनाया है, मैंने D ड्राइव के अंदर बनाया है। यू कैन क्रिएट एनीवेयर यू वांट। और मैंने इसका ना शो मोर ऑप्शंस के अंदर ओपन विथ कोड नाम से एक ऑप्शन आएगा। तो ये क्या होगा, ये जो पूरा फोल्डर है ना पाइथन वाला, जो ब्लैंक वाला फोल्डर था अपना, वो एक VS कोड के अंदर खुल जाएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको भी ऐसे करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा app.py। तो याद रखना कि कोई भी फाइल होती है ना, सपोज करो एक TXT फाइल होती है या फिर एक HTML की फाइल होती है, कोई सी भी फाइल होगी, इसके साथ ना एक एक्सटेंशन आता है। तो जो पाइथन की फाइल है ना, वो रिकग्नाइज कैसी होती है कि वो पाइथन की फाइल है, उसका एक्सटेंशन होता है .py। जैसे अगर मैं मैसेज .txt लिखूँ तो ये सिंपल क्या बन जाएगी, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, राइट। एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज दिस इज अमित फ्रॉम कोड सी, या फिर दिस इज मी फ्रॉम CS, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ है ना, वो हम TXT के अंदर लिख पाएंगे, लेकिन यही सेम चीज़ ना मैं .py के अंदर नहीं लिख पाऊँगा। उसका रीज़न क्या है, ये फाइल अलग है, ये फाइल अलग है, इसका पर्पज़ अलग है, इसका पर्पज़ अलग है, राइट। अगर मैं ये .html बनाता हूँ तो HTML की फाइल बन जाएगी, .js बनाता हूँ तो जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट की बन जाएगी। तो पर्पजेस अलग अलग होता है। तो अगर मैं py बनाता हूँ तो यहाँ पर मुझे पाइथन का ही कोड लिखना पड़ेगा। तो पाइथन में ना अगर मैं प्रिंट लिख दूँ और प्रिंट के अंदर मैं लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, तो ये इतना सिंपल होता है पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिखना, राइट। अब ये हेलो वर्ल्ड लिखना मतलब क्या हो गया, ये प्रिंट स्टेटमेंट है जो आपको बताएगा कि स्क्रीन पर क्या प्रिंट करना है। ये प्रिंट क्या है, प्रिंट एक स्टेटमेंट, या फिर आप इसको अभी के लिए एक फंक्शन बोल सकते हो, एक फंक्शन बोल सकते हो। एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, जो करेगा हेलो वर्ल्ड को प्रिंट, जैसा का वैसा प्रिंट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो डबल कोट के अंदर है। याद रखना, प्रिंट लिखना है, ये पैरेंथेसिस लगाने हैं और इसको ब्रेसेस के अंदर लिखना है। पैरेंथेसिस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, डबल कोट की बात कर रहा हूँ मैं। पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रेसेस, और ये डबल कोट के अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ। तो आप इतना भी लिखोगे तो टर्मिनल ओपन करना होता है खास से, यहाँ से 3 डॉट के अंदर टर्मिनल के अंदर मैं न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा और ये मेरा टर्मिनल खुल जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन app.py, जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम हो गया या फिर फाइल का नाम हो गया, और .py करूँगा। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मेरे को हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। ये सिंपल सा कोड है जो आपको भी करना है। वीडियो पॉज करो और इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले लो और ये ट्राई करो, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आगे की वीडियो देखना। ओके, आता काय झालं माहिती आहे का, ओके नाउ वी हैव सीन कि पाइथन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, हमने देखा था कि प्रिंट अगर हम कराएंगे ना कुछ भी, तो उसके अंदर डबल कोट में हमने वेलकम लिख दिया तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट के अंदर अगर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो देखो जो प्रिंट है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है, आप मान लो कि फंक्शन वो होता है जो कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे, राइट। एक फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म हो रही है कि यहाँ पर जो भी डबल कोट के अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ, जो भी डबल कोट के अंदर मैं डाल रहा हूँ वो प्रिंट हो जा रहा है। मतलब अगर मैं अमित भी डाल देता हूँ तो अमित जैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट से हेलो करूँ तो ये से हेलो को प्रिंट करा देगा। ये सिंपल काम होता है प्रिंट का, मतलब प्रिंट फंक्शन का। पाइथन के अंदर ना
बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे कि हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करें तो पाइथन के अंदर होते हैं वेरिएबल्स, पाइथन के अंदर होते हैं डेटा टाइप्स, पाइथन के अंदर होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस, क्लासेस और बहुत सारी चीज़ें होती है। इतने तो लिस्ट कर दिए मैंने, और बहुत सारी चीज़ें होती है। जिस तरह से बहुत बेसिक चीज़ होती है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स ना कोई प्रोग्रामिंग वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं। जब हम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में थे तब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे जिसका नाम था अलजेब्रा। अब अलजेब्रा क्या था, अलजेब्रा में बहुत सारे वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स मतलब फॉर एग्जांपल लाइक देयर इज एन एक्स और एक्स की वैल्यू है 10 और देयर इज अ वाई, वाई की वैल्यू है 20। अगर मैं x प्लस वाई कर दूँ तो x किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, और y किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 को, राइट। तो 10 प्लस 20 प्रिंट हो जाएगा। तो ये x क्या है, x एक वेरिएबल है और y क्या है, y ऑल्सो इज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होगी, वेरिएबल इज एन एंटिटी which can change its value anytime, राइट। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम है। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम a इज इक्वल टू 10 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वी आर स्टोरिंग 10 इनसाइड ए। सो वेन एवर आई नीड 10, सो मैं किसको कॉल करूँगा, मैं कॉल करूँगा ए को, मतलब मैं बुलाऊँगा ए को। अगर मैं ए करूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब अभी हमने प्रिंट के बारे में देखा था। सो प्रिंट के अंदर प्रिंट की फंक्शनलिटी क्या है, जो भी प्रिंट के अंदर मैं पास करूँ वो जैसा का वैसा प्रिंट करा देगा। तो प्रिंट के अंदर अगर मैं ए करूँ तो क्या करेगा, वो ए नहीं प्रिंट कराएगा, ए की वैल्यू प्रिंट कराएगा। ओके, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मुझे ए ही प्रिंट कराना हो तो सिंपल है, प्रिंट के अंदर आप ए ही डालो मगर डबल कोट के अंदर। डबल कोट के अंदर जो भी होगा ना वो वैसा का वैसा प्रिंट कर देगा। मगर जब वो चीज़ डबल कोट के अंदर ना हो तो वो एक वेरिएबल मानी जाएगी, ये याद रखना। मतलब अगर मैं यहाँ पर करूँ b इज इक्वल टू 20 और मैं प्रिंट करूँ b को, तो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 20, बिकॉज ये वेरिएबल कंसिडर करेगा b को। और अगर मैं प्रिंट b करूँ तो वो डायरेक्टली b जैसा का वैसा प्रिंट करा देगा। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर अपना जो पुराना कोड है ना वो है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा a इज इक्वल टू 10 और प्रिंट करा दूंगा a को, और प्रिंट डबल कोट के अंदर a, और यहाँ पर मैं फिर से डालूंगा b इज इक्वल टू 10 और प्रिंट के अंदर b, और सिमिलरली डबल कोट के अंदर भी। अगर मैं इसको एक बार फिर कंपाइल करूँ तो पाइथन app.py में कर दूँ तो क्या होगा, देखना पहले 10 प्रिंट हो गया, बिकॉज यहाँ पर a क्या है, a 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डबल कोट में नहीं है, तो ये विदाउट डबल कोट है तो उसको क्या कंसिडर करा जाएगा, एक वेरिएबल कंसिडर करा जाएगा, और एक वेरिएबल है, राइट। तो 10 प्रिंट हो गया, और डबल कोट के अंदर में कराऊँ तो जैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा a, जहाँ जैसे यहाँ पर दिख रहा है, और ये सेम ही चीज़ इसके साथ भी हो रही है। तो वेरी सिंपल है, आई थिंक यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करो और एक बार फिर से देखो। अच्छा, ये तो सिंपल चीज़ अपने को समझ में आ गई। अच्छा, ये सिंपल चीज़ तो अपने को समझ में आ गई, राइट, कि कैसे एक वेरिएबल प्रिंट होगा या फिर वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल की एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैं आपको बता देता हूँ, कि सपोज कर लो देयर इज अ वेरिएबल नेम्ड एज x y z,
ज़रूरी नहीं कि एक ही लेटर हो, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, वाई जेड एक्स भी हो सकता है, या फिर एक कितना भी लंबा लेटर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, लेकिन एक सिर्फ इसके अंदर कंडीशन है कि एक्स वाई जेड ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड के अंदर सपोज कर लो 10 है, ठीक है। तो अगर मैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस 1 कर दूँ, तो एक्स वाई जेड के अंदर एक्स वाई जेड प्लस 1 स्टोर हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10 प्लस 1 स्टोर हो जाएगा, जो कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 11 कर देगा। सो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी ना, लेकिन इसकी इनिशियल वैल्यू तो 10 थी। हाँ, तो वही तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल वही होता है जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो, या फिर थ्रू आउट दी जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं ना उसके अंदर ये वैल्यू चेंज हो जाए। तो अगर मैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अगर मैं इसको 12 कर दूँ, यहाँ पर वैल्यू क्या थी 11 थी, और यहाँ पर मैं इक्वल टू करके वैल्यू 12 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू 12 हो जाएगी। या फिर एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं लिख दूँ m इज इक्वल टू 10, और अगर मैं कर दूँ m इज इक्वल टू 20, तो इसमें से m की जो वैल्यू होगी ना वो टॉप टू बॉटम चलेगी, यहाँ पर होगा टॉप, यहाँ पे होगा बॉटम। तो क्या हो जाएगा, टॉप से लेकर बॉटम तक चलेगी, तो m की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और फिर m इज इक्वल टू 20 कर दूंगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, राइट। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर दो और चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक m है, यहाँ पर 10 है, और इसके बीच में ना ये इक्वल टू है। सो यहाँ पर ना टेक्निकल वर्ड्स में हम इसको बोलेंगे एक ऑपरेंड, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एक वैल्यू, राइट। तो क्या हो रहा है, m नाम के एक ऑपरेंड के अंदर इक्वल टू के हेल्प से 10 वैल्यू स्टोर हो रही है। मतलब अगर हम m इज इक्वल टू 10 कर दें तो m के अंदर 10 स्टोर हो जाता है, और जहाँ जहाँ पर मैं m को बुलाऊँ ना तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा। ये तो सिंपल है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर मैं m इज इक्वल टू 10 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, m के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर ही नीचे ही m इज इक्वल टू 20 कर दूँ तो m की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और अपडेट होके m की वैल्यू 20 हो जाएगी। और ये कितनी बार भी हो सकता है, मतलब m इज इक्वल टू अगर मैं 30 करूँ तो 30 हो जाएगी, m इज इक्वल टू अगर मैं 40 करूँ तो 40 हो जाएगी, m इज इक्वल टू अगर मैं 50 कर दूँ तो 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 70 हो जाएगी, और टिल बहुत सारे नंबर्स तक ये रिपीटेटिवली किया जा सकता है, राइट। सो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस थिंग, हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके। देखो अभी क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है वो वैल्यू को अगर हम स्टोर करा दें किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में, तो हमें उस वेरिएबल का नहीं डेटा टाइप भी चेक करना होता है, डेटा टाइप भी चेक करना होता है। अभी ये डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर दो वर्ड्स है, एक तो है डेटा और एक है टाइप। मतलब क्या, टाइप ऑफ डेटा, टाइप ऑफ डेटा। अभी इसको हम आगे लेके जाए इससे पहले ना एक चीज़ मैं आपको मतलब याद दिलाना चाहूँगा जो हमने कर रखी है 8th-9th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड में, जहाँ पर हमने सुन रखा है इंटीजर के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आर 1 2 3 4 5 0 -1, ये सारे क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं, राइट। हमने फ्लोट नंबर के बारे में सुन रखा है, फ्लोटिंग नंबर्स के बारे में। फ्लोटिंग नंबर्स क्या आते हैं, 1.1 2.1 3.1 8.1 6.2। ये पॉइंट के बाद के जो भी नंबर, मतलब पॉइंट में जो भी नंबर्स आते हैं ना उसको हम फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। हमने सुना है कैरेक्टर्स के बारे में। सो कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर होता है, लाइक दिस, राइट, A B C D। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, हम कैरेक्टर बोलेंगे। सपोज कर लो यहाँ पर मेरा नाम है अमित, तो उसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे, यहाँ पर कैरेक्टर्स आएंगे 4, ठीक है। जहाँ पर होगा A M I और T, राइट। तो इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर। ये तो सिंपल सी चीज़ है, हमने सुना है ये, राइट।
तो वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी, पाइथन के अंदर अगर हम a के अंदर 10 स्टोर कर दें तो ये क्या हो रहा है, a नाम के एक वेरिएबल के अंदर इक्वल टू के हेल्प से 10 वैल्यू को स्टोर किया जा रहा है, बराबर है। तो हमें ना a का ना डेटा टाइप निकालना पड़ता है, डेटा टाइप, मतलब a का टाइप क्या है, a कौन सा टाइप का है। अभी टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो डिसाइड करेगी कि इसका टाइप क्या है, राइट। तो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इंटीजर, बिकॉज 10 एक इंटीजर है। अगर मैं b इज इक्वल टू 10.2 कर दूँ तो b का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, इसका डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट। और इंटीजर को ना, इंटीजर को हम शॉर्ट में इंट लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो पाइथन हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज भी हो, मतलब मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में। देखो अगर मैं x इज इक्वल टू a करूं तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, सिंपल है। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। तो यही होता है डेटा टाइप, इससे ज़्यादा डेटा टाइप कुछ है नहीं। और पाइथन के अंदर भी ना बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो अपने को प्रोवाइड करे गए हैं पाइथन के अंदर, स्पेसिफिक ऑपरेशंस या फिर टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसमें से कुछ डेटा टाइप्स है ना, वो मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ। बहुत सारे डेटा टाइप्स है जो पाइथन अपने को प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें से कुछ है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक, यानी कि इसको हम बोलेंगे डिक्शनरी, स्ट्रिंग और बूलियन, जिसको हम बूल भी बोलते हैं। ये कुछ डेटा टाइप्स है ना जो अपने को पाइथन प्रोवाइड करता है। अभी इसको ना थोड़ा थोड़ा हम समझने का ट्राई करते हैं, बहुत मतलब ये सारी चीज़ें अभी के लिए डिटेल में नहीं देखेंगे, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप काम कैसे करता है। मतलब देखो, अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर तो आपको समझ में आ गया कि अगर हम a इज इक्वल टू हम 10 करेंगे तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर यानी इंट। अगर मैं a इज इक्वल टू 10.2 कर दूँ तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। लिस्ट, टपल, टिक, स्ट्रिंग और बूलियन, इसके अंदर हम बूलियन के बारे में बात करते हैं। बूलियन मतलब क्या होता है, बूलियन का मतलब होता है ईदर इट विल बी अ ट्रू और इट विल बी अ फॉल्स। मतलब देखो मेरे पास a है, a इज इक्वल टू 10 है, और मेरे पास b है, b इज इक्वल टू 20 है। अगर मैं करूँ a इज ग्रेटर देन b तो ये क्या है, ये एक फॉल्स है। अगर मैं a इज लेस देन b कर दूँ तो ये एक ट्रू है। मतलब क्या है, इधर एक कंडीशन होगी और वो कंडीशन एक तो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। कंडीशन मतलब क्या कि भाई ये a जो है ना ये बड़ा है क्या, किसके, इसके, मतलब 10 बड़ा है क्या 20 से, मतलब 10 बड़ा है क्या 20 से, 10 बड़ा है क्या 20 से, तो इसका ऑब्वियसली आंसर है फॉल्स। अगर नो होगा तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे, अगर यस होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रू। तो ये होता है बूलियन सिंपल। अगर हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में, सो स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स क्या होता है, ए बी सी डी, ये क्या है, ये कैरेक्टर्स है। अगर ये कॉमा सेपरेटेड ना हो और एक साथ कंबाइन हो तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। जैसे कि ए बी सी डी, ये क्या हो गए, ये एक स्ट्रिंग हो गई और उसको हम डबल कोट के अंदर डाल देंगे, राइट। सो अगर मैं बोलूँ ए
बी सी डी ई एफ जी, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। और अगर मैं एक्स वाई सी कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। वैसे ही ए एम आई टी अगर मैं करूँ तो ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। और बाय द वे इसको भी स्ट्रिंग ही कंसिडर किया जाएगा अगर ये डबल कोट के अंदर हो। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर सिंपल एक कैरेक्टर नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर इसको हम सिंगल कोट के अंदर भी डाल देंगे, मतलब डबल कोट के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर भी डाल देंगे, तो इसको भी एक स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है। वैसे ही जो बाकी के जो डेटा टाइप्स होते हैं ना, इससे भी बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब ज़रूरत पड़ जाएगी उसकी। तो आई होप कि आपको डेटा टाइप क्या होता है वो पता चलना चाहिए, मतलब पता चल गया होगा। और एक्सप्लिसिटली ना हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम ए इज इक्वल टू 10 करेंगे ना तो क्या होगा, डायनेमिकली पाइथन assigns data type to a variable. At the time of the execution. आई थिंक यू गॉट दिस। मतलब जब अपना पाइथन का कोड कंपाइल होगा, याद है हमने क्या करा था, पाइथन और फॉर एग्जाम्पल डॉट पी, तो क्या होगा यहाँ पर डायनेमिकली वो जो डेटा टाइप है वो असाइन हो जाएगा, किसको, वेरिएबल। आई होप यू गॉट दिस थिंग। अच्छा, ये बात तो अपने को समझ में आ गई, यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप सो। मैं क्या करता हूँ, एक मेन डॉट py नाम से एक अलग फाइल बना लेता हूँ, और ये अलग फाइल में हम क्या करेंगे, हम 2 नंबर की एडिशन करेंगे, राइट। अगर 2 नंबर की एडिशन करनी है तो सिंपल क्या करना होगा अपने को, 10 + 20 करना होगा, राइट। और ये प्रिंट के अंदर मैं डाल दूँगा। सो 10 + 20 अगर हम कर देंगे ना, तो इसको कंपाइल अगर हम करें तो पाइथन जो फाइल का नाम है main.py ये आ जाएगा और 30 प्रिंट हो जाएगा। सही है, दैट कुड बी द राइट, दैट शुड बी राइट एक्चुअली, यस। हम क्या कर सकते हैं, ये 10 और 20 की जो एडिशन है ना, वो किसी और वेरिएबल में भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे एडिशन नाम से एक वेरिएबल बनाया और 10 और 20 को मैंने स्टोर करा दिया, और प्रिंट के अंदर मैंने एडिशन को प्रिंट करा दिया। तो क्या करेगा ये 10 और 20 की जो एडिशन है ना, वो एडिशन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा, और एडिशन हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सिंपल 30 और 30 आ जाएगा। ये 30 ऊपर वाला जो है ये इसका आ रहा है, ये नीचे वाला जो 30 है इसका आ रहा है। सो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली 10 और 20 पुट कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई अगर हमारा पाइथन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है और वो इनपुट डाले, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक इनपुट नाम का एक और फंक्शन चलाना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, जो हमारा एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहा है उसको हम बोलेंगे यूज़र। सो हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। कैसे? इनपुट के अंदर मैं लूँगा एंटर योर नंबर ऐसे, और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे ए नाम से, और इसको ही मैं प्रिंट करा दूंगा, इसको मैं करा दूंगा प्रिंट ए, राइट। सो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी यूज़र डालेगा। यूज़र डालेगा कैसे, देखो मैं करूँगा पाइथन और main.py, और एंटर योर नंबर में हम अगर कुछ भी डालें, नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, ये 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं फिर से इंटरप्रेट करूँ उसको, तो 40 अगर करूँ तो 40 प्रिंट हो जाएगा, और कोई नाम भी अगर मैं ले लूँ ना तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि आपको स्ट्रिंग ही डालना है या फिर इंटीजर ही डालना है या फिर फ्लोट ही डालना है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली है नहीं। क्योंकि डायनेमिकली जब प्रोग्राम कंपाइल मतलब प्रोग्राम इंटरप्रेट हो रहा है अपना, तब जाके हम
उसमें वो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, राइट। तो ये सिंपल होता है यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। अगर मैं 2 नंबर का इनपुट डाल दूँ, मतलब 2 नंबर इनपुट कराऊँ यूज़र से, तो ये होगा num1 के अंदर हम कराएंगे इनपुट ऑफ एंटर फर्स्ट नंबर, और num2 के अंदर हम करेंगे इनपुट एंटर सेकंड नंबर। और फिर हम क्या करेंगे, इनकी जो एडिशन होगी ना, उसमें हम num1 को और num2 को हम ऐड कर देंगे और प्रिंट कर देंगे जो भी एडिशन होगी उसको। तो इसको मैं फिर से एक बार इंटरप्रेट कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको 10 कर दूँगा, 10 कर दूँगा, तो आंसर 10 10 आ जाएगा। क्यों? ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है सोचने वाली। अब मैं इसका ना एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, वो बहुत अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो समझना इस चीज़ को कि वो 10 10 क्यों आ गए। देखो हमने क्या किया था, हमने किया था num1 इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर हमने डाला था एंटर फर्स्ट नंबर, राइट। मतलब हम बेसिकली पहला नंबर जो है वो इनपुट करा रहे थे, और यहाँ पर num2 हम करा रहे थे इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो क्या कर रहा है, ये जो num1 है इसके अंदर हम 10 स्टोर करा रहे थे, और num2 के अंदर हम और 10 स्टोर करा रहे थे। लेकिन जो इसका डेटा टाइप है ना, वो होना चाहिए इंटीजर, राइट। लेकिन ये पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट इसको कंसिडर किया जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इनपुट अगर आप लेते हो तो उसको क्या कंसिडर करा जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा एज अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग मैंने बताया था कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो स्ट्रिंग बनती है। तो इसको एक इंडिविजुअल कैरेक्टर कंसिडर कर रहा है, इसको कैरेक्टर कंसिडर कर रहा है, और ये पूरा मिलाकर एक स्ट्रिंग ले रहा है। बिकॉज पाइथन के अंदर रूल होता है कि वॉट एवर इज गेटिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूजर इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। तो हमको उसको ना इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, उसको हम 2 वेज से कर सकते हैं। जैसे num1 इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट, और यहाँ पर हम डाल देंगे एंटर num1, और num2 इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट एंटर num2। तो क्या होगा, ये भी इंटीजर में आएगा, ये भी इंटीजर में आएगा। यू कैन डू दिस, और यू कैन से sum is equal to int of num1 plus int of num2। तो क्या होगा, ये int नाम का जो फंक्शन है ना, जो भी उसके अंदर हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, राइट। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं है। और अगर हम किसी भी वेरिएबल का अगर डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो अपने पास एक फंक्शन आता है जिसको हम बोलेंगे टाइप। तो टाइप के अंदर हमको वो वेरिएबल पास करना पड़ेगा, जैसे कि ये सम हो गया, या फिर टाइप num1। तो यह क्या करेगा, ये हमको प्रिंट कर देगा उसकी क्लास। अब ये क्लास क्या है वो बात की बात है, लेकिन अगर ये str कर देगा तो समझ लेना कि ये स्ट्रिंग है। अभी तो स्ट्रिंग करेगा अगर हम इंट नहीं लेंगे तो, और अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर के अंदर तो ये क्या करेगा, नम उसको करेगा ये प्रिंट इंट के अंदर। तो ये सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको जितना अभी तक मैंने पढ़ाया। अब ना हम इफ़ एल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं।
कंडीशनल डॉट पी वाई। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? पाइथन में ना हमको कोई भी चीज़ परफॉर्म करने से पहले ना एक डिसीजन लेना पड़ता है फॉर मेनी टाइम्स। मतलब देखो, एक एज है 18। अगर कोई बंदा या फिर देयर इज़ अ पर्सन हुज एज इज़ अबव 18, तभी वो वोट कर पाएगा या तो वो नहीं कर पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हम इफ़ से चेक करेंगे कि अगर तो उसका एज 18 के अबव है तभी वो वोट कर पाएगा, नहीं तो वो वोट नहीं कर पाएगा, सिंपल। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, होगा इफ़, ये ब्रेसेस वगैरह नहीं होते हैं पाइथन में, ये याद रखना, और होगा कंडीशन, और उसके बाद होगा एक इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अब देखना, अब पहली बार ही ये कुछ ऐसा देख रहे हो कोलन, इसको हम बोलेंगे इंडेंटेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। बिकॉज पाइथन में ना कोई कर्ली ब्रेसेस वाला सीन नहीं होता है, या फिर ये जो ब्राउन ब्रेसेस होते हैं ना, ये भी इफ़ और एल्स के अंदर, इफ़ एल्स या फिर एलिफ के अंदर नहीं होता है, तो उसके वजह से हम कोलन यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, जब आप इसको ठीक से अगर देखो, मैं इसको ना कमेंट कर देता हूँ, इसके अंदर क्या होगा कि देखो ये इंडेंटेशन है, तो इंडेंटेशन के अगर मैं एंटर दे दूँ तो ये जो यहाँ का स्पेस आ रहा है ना, उसको हम बोलेंगे टैब, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एक टैब। तो ये ना, ये एक टैब है, तो हमको जनरली क्या करना पड़ता है, जहाँ पर भी हम कोलन लगा रहे हैं इफ के बाद, तो हमको एंटर अब अगर हम देंगे तो वो काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको एक टैब देना पड़ेगा, तब क्या इसका मतलब कंसिडर किया जाएगा कि आप जो लिख रहे हो ना, तो ये इफ़ के अंदर लिख रहे हो, नहीं तो अगर ये इफ़ के बाहर चला जाएगा ना, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि इफ़ कंडीशन के बाहर है, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में आएगा, देखना, अगर मैं एज इज़ इक्वल टू 18 करूँ, जो कि अबव है, और अगर मैं करूँ इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, और अगर मैं इसको कर दूँ प्रिंट, तो येस प्रिंट होगा, एल्स में प्रिंट में नो प्रिंट होगा, राइट। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो, बिकॉज अबव 18 नहीं है, 18 एज है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सिंपली नो। तो पाइथन का इंटरप्रेटर मैं अभी के लिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और पाइथन का कोड रन कर देता हूँ। सो इफ आई रन द कोड, द आउटपुट शुड बी नो। ऑब्वियस रीज़न है कि ये 18 के अबव नहीं है। अगर मैं एज को 19 रख देता हूँ तो क्या होगा, तो यस आ जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ होती है, इसको हमें परफॉर्म करना पड़ता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको हम बोलते हैं इफ़ और एल्स। लेकिन यहाँ पर एक याद रखना कि अगर इफ़ एल्स आप रख रहे हो ना, तो इफ़ और एल्स के अंदर ही एल्स वाली चीज़ है ना, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एल्स निकाल भी देते हो ना, तब भी आपका प्रोग्राम वैसे ही काम करेगा। लेकिन एल्स वाली कंडीशन अगर ट्रू होती है ना, तो वो प्रिंट नहीं होगी फिर। मतलब अगर ये 17 है, तो हमने खाली इफ़ चेक करा है कि अगर वो 18 के ऊपर है तो कुछ करो, अगर नहीं है तो क्या करना है वो नहीं बताया हमने, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आउटपुट नहीं देगा अपने को कुछ भी, राइट। और अगर मैं यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन लगाऊँ और अगर मैं प्रिंट कराऊँ नो को, तो सिंपल क्या करेगा, वो नो करेगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल होता है। और जो मैंने इंडेंटेशन का बताया, अगर मैं इसको ये टैब ना दूँ, तो ये कंसिडर करेगा कि ये जो प्रिंट आप करा रहे हो, ये इफ़ के अंदर नहीं करा रहे हो। समझ आ रहा है, ये इफ़ के अंदर नहीं करा रहे हो, तो इसका एक इंडेंटेशन एरर आएगा, इंडेंट ब्लॉक, और उसको हम ऐसा फिक्स करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आप लिखते वक्त ऐसा ही लिखें। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊँ तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये तो हो गया इफ एल्स। एक और होता है, अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, अगर एज 17 हो तो क्या करना है, एज 18 हो तो क्या करना है, और एज 19 हो तो क्या करना है। मतलब अगर उसका एज 17 है तो उसको बोल देना है कि आप वोट नहीं कर सकते हो। अगर उसका एज 18 है तो वो कहेगा कि आप अप्लाई कर सकते हो वोट के लिए, और उसका एज अगर 18 के अबव है तो हम कराएंगे कि वो वोट कर सकता है। सो हाउ इट विल वर्क, इट विल वर्क समथिंग लाइक इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो प्रिंट कराएंगे हम यस यू कैन
वोट, नहीं तो हम कराएंगे एल इफ मतलब एल्स इफ। तो एज अगर आपका इक्वल टू 18 है तो प्रिंट कराओ कि यू कैन अप्लाई फॉर वोटिंग कार्ड, या फिर आप एल्स में डायरेक्टली प्रिंट कराओ कि यू कांट वोट एज यू आर नॉट 18 years old। तो ये क्या कराएगा देखना, यू कांट वोट एज यू आर नॉट 18 years old, क्योंकि वो अभी 17 साल का है, राइट। अगर मैं इसको ना अगर 19 कराऊं तो ये कंडीशन के हिसाब से क्या कराएगा, कंडीशन के हिसाब से यू कैन वोट कराएगा, वीट हो गया, वोट कराएगा वो। और अगर इसका एज अगर 18 है तो वो क्या कराएगा, वो प्रिंट कराएगा यू कैन अप्लाई फॉर वोटिंग कार्ड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो एज है ना इसको ट्राई करते हैं यूज़र से लेने का। तो अगर मैं एज इज इक्वल टू, इसको कमेंट कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पर मैं करूँगा एंटर योर एज। तो देखना मैं इसको जैसे प्रिंट कराऊंगा ना तो एज एंटर करने को बोलेगा। जैसे मैं 18 कराऊंगा ना तो एक एरर आ जाएगा, और ऑब्वियस सा एरर है, जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि जो भी इनपुट आएगा यूज़र से तो हम उसको स्ट्रिंग में लेंगे। तो ये स्ट्रिंग को हम इंटीजर के साथ कंपेयर नहीं करा सकते, बिकॉज दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, मतलब उनका जो टाइप है ना वो अलग अलग है। तो उसको ना हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको इसके लिए हमारे पास एक वे है कि हम इंट ऑफ इनपुट करा सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी इनपुट आएगा वो अब इंटीजर में आएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ 18 तो यू कैन वोट आ रहा है। मैं फिर से रन कर देता हूँ। एज अगर मैं बोल दूँ 19 तो यू कैन वोट आ रहा है, और अगर मैं इसको 17 कर दूँ तो यू कांट वोट एज यू आर नॉट 18 years old। तो यही है बेसिक सा इफ एल्स। इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी सॉल्व कराएंगे आपको, तो बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी भी आएगी। ठीक है।